चलिए जी, अब जरा ध्यान सुनेंगे, इतनी बात समझ में आ गई हमें। ये बेसिक स्ट्रक्चर था जी किसका, मैच्योर पोलन ग्रेन का, जिसमें हमने देखा हमारे पास दो टाइप की सेल्स हैं, एक वेजिटेटिव सेल्स, एक जनरेटिव सेल्स, और साथ ही साथ इसके अंदर दो लेयर है। एक को हम कहते हैं एक्साइन जो आउटर लेयर है, दूसरी है इंटाइन। अब हम बात करेंगे जी इन दोनों ही सेल्स के बारे में, जिनमें से एक है वेजिटेटिव सेल और एक है जनरेटिव सेल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जी वेजिटेटिव सेल के बारे में। जो वेजिटेटिव सेल है, एक्चुअल में जो वेजिटेटिव सेल होता है इसका जो साइज होता है ये जनरेटिव सेल के कंपैरिजन में बड़ा होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि इट इज बिगर इज, या इट इज बिगर सेल। ये जो सेल है ये बिगर होती है, बड़ी होती है एज कंपेयर टू जनरेटिव सेल। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि जो हमारे पास वेजिटेटिव सेल है इसका जो साइटोप्लाज्म होता है इट कंटेन्स रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है जी, जो वेजिटेटिव सेल है इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्म होता है इसका, साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल्स कंटेन्स रिजर्व फूड मटेरियल। इसके साथ साथ इसके पास जो न्यूक्लियस होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है जी वो इरेगुलरली शेप न्यूक्लियस होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे जी, जो न्यूक्लियस होता है वेजिटेटिव सेल का, इट्स न्यूक्लियस इज irregular irregular in shape। ये है हमारे पास वेजिटेटिव सेल। इसी का जो सेकंड टाइप जो सेल हमने डिस्कस किया था जिसे हम कहते हैं जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल, अगर हम बात करें इस जनरेटिव सेल की, तो जो जनरेटिव सेल है सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सेल जो है वेजिटेटिव सेल के कंपैरिजन में स्मॉलर होता है। इसके साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो सेल होता है ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में क्या करता है, मूव करता है, फ्लोट करता है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी। सबसे पहला पॉइंट क्या था जी हमारे पास, इट इज स्मॉलर इन साइज, इट इज स्मॉलर इन साइज। सेकंड क्या है कि ये जो सेल है, जो जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल फ्लोट in the cytoplasm of vegetative cell। इसके साथ साथ जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास वो है क्या, कि जो जनरेटिव सेल है, ठीक है जी, ये जो हमारे पास जनरेटिव सेल है इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है, एक सिंगल न्यूक्लियस होता है। तो थर्ड और लास्ट पॉइंट क्या है जी, इट हैज डेंस cytoplasm and a nucleus। तो जनरल जो कंडीशन आती है मैच्योर पोलन ग्रेन के अंदर, वो उसमें क्या होता है, बेसिकली दो ही टाइप की सेल्स होती है हमारे पास, एक वेजिटेटिव सेल्स और एक जनरेटिव सेल्स। कहता है अगर हम जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं हमारे पास, अगर हम उन सभी का क्लासिफिकेशन करें, तो कहता है जी मोस्ट ऑफ दी, या आप कहते हो जी 60% ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, ठीक है, आर सेड एट अ टू सेल स्टेज। ठीक है जी, लेकिन जो 40% जो बाकी बच गए एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, उसमें 3 सेल की कंडीशन भी आती है। वो देखते हैं जी वो कैसे कंडीशन आती है। तो पहले एक पॉइंट यहाँ नोट कर लेंगे जी, मोस्ट, या आप कह सकते हो 60% ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स सेड एट टू सेल स्टेज। टू सेल स्टेज। लेकिन अगर बात करें नेक्स्ट 40% ऑफ द रिमेनिंग, या 40% ऑफ द रिमेनिंग एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स सेड एट 3 सेल स्टेज। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें 2 सेल तो समझ में आती है बात, ये थर्ड सेल कैसे फॉर्म होती है। तो कहता है जी इन 40% ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के केस में
जो जनरेटिव सेल्स हैं उनके अंदर फर्दर क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन मतलब माइटोसिस होती है, और उस माइटोसिस के थ्रू जो जनरेटिव सेल है उनका जो न्यूक्लियस होता है डिवाइड करता है फर्दर, और 3 सेल स्टेज आती है जिसमें से जो माइटोसिस के थ्रू जो जनरेटिव सेल है वो 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है, और म्योसिस के थ्रू जो फॉर्मेशन हुई थी हमारे पास वेजिटेटिव सेल्स की वो। तो इन केसेस में क्या होता है, इन केसेस में जो कंडीशन आती है वो यही आती है हमारे पास, जो ये जो कंडीशन होती है जो 40% ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में आपको देखने को मिलता है, उसकी कंडीशन क्या है जी, उसमें क्या होता है कि जो जनरेटिव सेल है आपके पास, जो जनरेटिव सेल्स होती हैं डिवाइड माइटोटिकली या डिवाइड थ्रू माइटोसिस, एंड फॉर्म 2 मेल गैमेट। ठीक है जी, क्या फॉर्म करते हैं, 2 मेल गैमेट फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये जो कंडीशन थी ये थे हमारे पास पोलर गेन्स के बारे में बातचीत। अब हम बात करेंगे जो पोलर गेन्स है उनसे कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं, या पोलर गेन्स का कहाँ और यूज किया जा सकता है। एक तो आपको पता है जी रिप्रोडक्शन के केस में, और भी इसके क्या क्या यूजेस है वो डिस्कस करेंगे। तो हम बात करेंगे जो डिजीजेस कॉज्ड बाय पोलन ग्रेन्स। तो कहता है जी कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जिनकी जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो पोलन एलर्जीज कॉज करते हैं, और साथ ही साथ बहुत सारी ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस यानी ब्रोंकाइस या जो आपके रेस्पिरेटरी पाथवे है या जो लंग्स है उससे रिलेटेड डिजीजेस भी कॉज करते हैं, और ऐसे डिजीजेस को हम कहते हैं कोरोनरी रेस्पिरेटरी डिजीजेस। ठीक है जी, तो याद रखेंगे, कहता है सभी केसेस में नहीं है, कुछ केसेस में कंडीशन मिलती है आपको, कुछ केसेस में आपको देखने को मिलता है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, pollen grains of some species causes pollen allergies and bronchial afflictions, which lead to the coronary respiratory disorders, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CRD भी कहते हैं, such as अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। और एक्चुअल में अगर आप देखें जो हमारे पास सीआरडी है जिसे हम कहते हैं कोरोनरी रेस्पिरेटरी डिजीजेस या डिसऑर्डर्स कह लीजिए आप, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जनरली वो डिसऑर्डर्स आते हैं जो या तो लंग्स को अफेक्ट करते हैं या रेस्पिरेटरी पाथवे को अफेक्ट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें अस्थमा की, तो अस्थमा क्या है, एक ऐसा डिसऑर्डर है जो बेसिकली किसको अफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी पाथवे को। ब्रोंकाइटिस भी क्या है जी, जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनमें जो इन्फ्लामेशंस आती है वो कंडीशन जो है वही क्या होती है, ब्रोंकाइटिस। ठीक है जी, अब अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है जी, इसका एक एग्जाम्पल भी है, इसका एक हमारे पास एग्जाम्पल भी है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसकी वजह से जनरली ये पोलन एलर्जीज होती हैं। एक एग्जाम्पल है हमारे पास पार्थेनियम ग्रास। पार्थेनियम ग्रास, ये जो ग्रास है ये इंडिया में क्या हुई, इंपोर्ट हुई जी, किसके साथ, अलोंग विद व्हीट एंड राइस। कहता है जी ये जो प्लांट था हमारे पास ये व्हीट और राइस के थ्रू इंडिया में इंपोर्ट हुआ, और इसकी वजह से जो इसकी जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उससे क्या होती है, एलर्जीज कॉज होती है। अब हम बात करेंगे, चलिए ये तो बात होगी जी पोलन ग्रेन्स से होने वाली डिजीजेस के बारे में। अब हम बात करते हैं जो पोलन ग्रेन्स है उसके और भी अदर बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कहता है पोलन ग्रेन्स हमने डिस्कस किया है कि जो हमारे पास जो वेजिटेटिव सेल्स होती है एक्चुअल में उसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है। ठीक है जी, जो वेजिटेटिव सेल्स होती है उसमें क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है। तो इसका मतलब क्या है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, आर रिच इन न्यूट्रिएंट। तो इसीलिए इन पोलन ग्रेन्स का यूज किया जाता है, ठीक है जी,
एज अ सप्लीमेंट, एज अ फूड सप्लीमेंट, ठीक है। अब वो फूड सप्लीमेंट चाहे वो टैबलेट की फॉर्म में ले कोई, या सिरप की फॉर्म में ले, ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। और उसके साथ साथ ये जो आपके पास पोलन ग्रेन्स है, इनका और भी यूज होता है जी। कैसे? कहता है पोलन ग्रेन्स जो होते हैं एथलीट की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए भी यूज किए जाते हैं, और इवन जो हॉर्सेस होते हैं उनमें उनकी जो परफॉर्मेंस होती है उनको भी इन्हांस करने में इसका यूज होता है हमारे पास। तो अब हम बात करेंगे कि जो पोलन ग्रेन्स है इनके यूजेस क्या है। अगर हम देखें तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं बेसिकली, पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट and hence used as a food supplement in the form of tablet and syrup। इसके साथ साथ जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स आर ऑल्सो used to increase the performance of athlete and horses। ठीक है जी, ये तो होगी जी बात। अब कहता है जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, लेट सपोज पोलन ग्रेन्स रिलीज हो गए, तो पोलन ग्रेन्स रिलीज होने के बाद उनका एक टाइम पीरियड होता है जब तो वो काम कर सकते हैं, दैट इज नोन एज पोलन वायबिलिटी। तो पोलन वायबिलिटी क्या होती है कि जी जब पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं उसके बाद वो कितने टाइम पीरियड तक वायबल रहते हैं, फंक्शनल होते हैं, उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं पोलन वायबिलिटी। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारे पास, दैट इज नोन एज पोलन वायबिलिटी। तो अब हम बात करेंगे जी पोलन वायबिलिटी के बारे में। पोलन वायबिलिटी का मतलब क्या है? इट इज द टाइम पीरियड it is the time period after release of pollen grain up to which they remain वायबल। ठीक है जी। और अगर हम बात करें एग्जांपल लेते हैं, कहते हैं जो राइस और व्हीट है इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इनकी जो वायबिलिटी होती है, इनका जो फंक्शनलिटी का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 30 मिनट्स। ठीक है जी। लेकिन एक और बात यहाँ जानने वाली जरूरी है, वो ये है कि जो वायबिलिटी होती है पोलन ग्रेन्स की वो डिपेंड करती है टेम्परेचर और साथ ही साथ ह्यूमिडिटी के ऊपर भी। तो अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जी, जो हमारे पास जो पोलन की जो वायबिलिटी होती है, viability of pollen grains depends upon temperature and humidity। ठीक है जी। इसका मतलब जो वायबिलिटी होती है पोलन ग्रेन्स की वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे भी और ह्यूमिडिटी पे भी। ठीक है जी, यानी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वायबिलिटी चेंज होती रहती है। और अगर हम एग्जांपल की बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल क्या हमारे पास जो व्हीट होते हैं, पोलन ग्रेन्स ऑफ व्हीट एंड राइस रिमेन्स वायबल फॉर 30 मिनट्स। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल, कहता है पोलन ग्रेन्स को हम स्टोर कर सकते हैं
अंडर -196 डिग्री सेल्सियस ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है जी, कहता है अगर नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो उस केस में पोलर ग्रेन्स की वाइबिलिटी कुछ समय तक इन्हांस होती है, उसे स्टोर करके रखा जा सकता है और इसे हम कहते हैं पोलन बैंक्स। ठीक है जी, तो याद रखेंगे इन पोलर ग्रेन्स के लिए क्या बनाए जाते हैं, पोलन बैंक बनाए जाते हैं। तो अब हम बात करें जी पोलन बैंक्स। इन पोलन बैंक्स pollen grains are stored under -196 डिग्री सेल्सियस ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो कंडीशन थी आज अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसमें हमने बात की पोलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर के बारे में, पोलन ग्रेन्स के अंदर जो सेल्स होती है उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। एक और इंपॉर्टेंट टर्म है जी हमारे पास, कहता है जब आप मैच्योर पोलन ग्रेन्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं, तो जब हम मैच्योर पोलन ग्रेन्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं तो उसे हम कहते हैं पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी। तो नेक्स्ट टर्म जो है हमारे पास वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसे हम कहते हैं पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी ये क्या है बेसिकली, तो द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर pollen grains is called पैलिनोलॉजी। तो अभी तक हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस डिस्कस कर लिया और आज की क्लास में भी तो आपके साथ डिस्कस किया है पोलन ग्रेन्स के बारे में, पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, पोलन ग्रेन्स के अंदर कितने टाइप की सेल्स होती है, सब चीज़ें डिस्कस कर लिए। अब आज की क्लास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपके साथ। चलिए क्वेश्चंस को की बातचीत कर लेते हैं एक बार। चलिए ये राजी क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आई थिंक ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये राजी क्वेश्चन क्या है जी, द एंथर वॉल कंसिस्ट ऑफ, ये भी हो गया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जी, ये भी हो गया था हमारे पास। ये रहा क्वेश्चन जी, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन ये है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम आर करेक्ट। आपसे बोला जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसके रिगार्डिंग कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो करेक्ट है। पहला क्या है स्टेटमेंट में, माइक्रोस्पोरेंजियम इज जनरली सराउंडेड बाय फोर वॉल लेयर्स, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टेप्टम। बिल्कुल सही बात है जी, जो माइक्रोस्पोरेंजियम थी उसमें 4 लेयर हमने डिस्कस किए थे, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टेप्टम। ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन क्या है, आउट 3 लेयर्स परफॉर्म फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन डाइसेंस ऑफ अंथर्स। बिल्कुल सही बात है जी, 4 में से जो 3 लेयर्स उनका काम ही क्या था, डाइसेंस और प्रोटेक्शन का। थर्ड क्या है, सेल ऑफ द टेप्टम अंडरगो मियोसिस एंड प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर टेट्राड। जी ये ऑप्शन गलत है, कह रहा है जी जो टेप्टम की सेल्स है वो मियोसिस में जाती है। जी बिल्कुल गलत बात है, क्यों, क्योंकि टेप्टम का मेन काम क्या था जी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का, स्पोरोपोलिनिन बनाने का, पोलन किट बनाने का, कैलास एंजाइम बनाने का, इसका कोई फंक्शन नहीं था जी। तो अब आप देखिए जिस भी ऑप्शन में थर्ड होगा जी वो गलत हो गया। अब देखिए जी, सी ऑप्शन बाहर, बी बाहर और डी भी बाहर, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा जी, ए ऑप्शन। ठीक है जी, ए ऑप्शन क्या है जी, बिल्कुल आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हाँ जी, कैलास एंजाइम
which dissolve cellulose of pollen tetrad to separate four pollen grain is provided by, बताइए कौन सा एंजाइम होगा। तो जी बिल्कुल सही बात है, जो एंजाइम बनाया है वो बनाया किसने है, टेप्टम ने। आपसे ये पूछा है कि जो कैलाज एंजाइम है जो कैलोज ऑफ पोलन टेट्राइड को सेपरेट करता है वो कौन बनाता है, प्रोवाइडेड बाय टेप्टम। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या है, विच फंक्शन ऑफ टेप्टम इज करेक्ट। टेप्टम का फंक्शन क्या है, हेल्प इन पोलन वॉल फॉर्मेशन, बिल्कुल सही है जी, पोलन वॉल में बना हेल्प करता है, कैसे, इट फॉर्म्स एक्साइन, है ना। सेकंड क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट टू इनर साइड ऑफ एंथर, टेप्टम का दूसरा काम क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ये भी सही है। तीसरा है सिंथेसिस ऑफ कैलाज एंजाइम फॉर सेपरेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राइड, ये भी सही है, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है जी, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, चलिए भी देख लेते हैं। कह रहा है इन एंजियोस्पर्म वेरियस स्टेजेस ऑफ रिडक्शनल डिविजन्स। चलिए इस क्वेश्चन पे हटाते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका इस पे आएंगे, इस पे आ जाइए जी। क्या है क्वेश्चन, स्टडी ऑफ पोलन गेन इज कॉल्ड पैलिनोलॉजी। देखिए अभी बताया मैंने आपको, स्टडी ऑफ पोलन गेन इज कॉल्ड पैलिनोलॉजी। तो चलिए बस आज की क्लास में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। हम डिस्कस करेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में, और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोर, ठीक है जी, या फिर आप कहते हो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। ठीक है जी, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।